साजिशों से बाज नहीं आने वाला है पाकिस्तान। इसको फिर से भारतीय सेना के जाबाजों से मुंह की खानी पड़ी है। सुरंग के रास्ते उसने आतंकियों को भारत में तो भेज दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर उनकी लाशें बिछ गई और फिर आतंक का वो रास्ता, वो सुरंग भी पकड़ी गई जिसके जरिए दहशतगर्द हिंदुस्तान आए थे। भारतीय सेना ने फिर साबित कर दिया कि उसकी चौकसी का कोई तोड़ नहीं। एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दफारा खोजी है। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप हाँ सर। किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर। बार बार बेनकाब होने के बाद भी नापाक इरादों वाला पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उसकी साजिशों का नया सबूत सामने आया है। एक ऐसा सबूत जिसको देखकर ये यकीन करना और आसान हो जाता है कि वो कैसे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत में आतंकियों की घुसपैठ की। ऐसा सबूत जिससे आतंक का आका मुंह नहीं फेर सकता। सबूत जो चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे बाजवा की फौज आतंकियों की सरपरस्त बनी हुई है। पाकिस्तान की साजिशों का नया चेहरा बेपर्दा। पाकिस्तान का स्याह सच सामने आया। आतंक के आका का हाथ आतंकियों पर। साजिश वाली सुरंग पकड़ी गई। ये वो सुरंग है जो पाकिस्तान के सच को एक बार फिर दुनिया के सामने लेकर आई है। भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी साजिश का ये सबसे खौफनाक चेहरा है। कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल के जरिए नगरोटा में मारे गए सभी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन अपने मंसूबों को कामयाब बनाने से पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी लाशें बिछा दी थी। पहले मार लो, चलो। और ये वीडियो भी काफी नहीं सही है। स्टेप बने हैं सर। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये इस टाइप के। इसी टाइप के। ये तो जाएगी 15-20 फुट। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर तो कर दिया, लेकिन बिजली की रफ्तार से काम इस पर भी शुरू हुआ कि आखिरकार पाकिस्तानी आतंकी भारत में कैसे घुसे। और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर आखिरकार बीएसएफ ने झाड़ झंखाड़ के बीच इस सुरंग को ढूंढ निकाला। इसी का इस्तेमाल वो दहशतगर्द करते थे। ये देखो नेचुरल स्टेप है ये, है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। जमीन के नीचे मेड इन पाकिस्तान के जो साक्षात सबूत कैमरे में कैद हुए हैं, वो नगरोटा में मारे गए दहशतगर्दों के घुसपैठ के सीक्रेट रूट हैं। ये देखो नेचुरल स्टेप है ये, है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। कैमरे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक्सपोज। पाक में निर्मित और प्रायोजित आतंक का सबूत। इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीक्रेट टनल ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। सबके सामने एक बार फिर सबूत है किस तरह से सीक्रेट टनल का इस्तेमाल करते हुए आतंकी अंदर घुसे हैं और घुसपैठ किया है सांबा सेक्टर से। इसकी एंट्री पॉइंट पाकिस्तान में है, लेकिन इसका एग्जिट पॉइंट है वो भारत में है। और जो दहशतगर्द भारत में घुसे लाशें बिछाने के लिए, उनके ही लाशें बिछा दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और बड़ी कामयाबी से उन्होंने ये काम किया। लेकिन इससे उन्होंने पूरी तरह से एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को। जगह को पिन पॉइंट कर पाए हैं कि किस जगह से क्रॉसिंग हुई। जब ये डाटा मिल गया, बीएसएफ को पास ऑन किया गया और बीएसएफ ने बहुत मेहनत करके इस पॉइंट को उस झाड़ के अंदर से निकाला है। एक इंच उसका छानने के बाद ये जगह मिली। आपको ऊपर जाओगे तो पता चलेगा कि सरकंडा कितना है। उसके बीच में आपको वैसे भी निकलने को जगह नहीं मिलती। अब तो उसको काट दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, मगर अदरवाइज वो जो जगह है उसको बहुत मुश्किल से तलाश आदमी कर सकता है।
26/11 जैसी आतंकी साजिश को अंजाम देने आए पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नगरोटा में पहले ही बेदम कर दिया। अब आतंक वाली चौकड़ी को पाकिस्तान ने जिस रूट से एक्सपोर्ट किया था वो सुरंग भी मिल गई है। सुरंग का एंट्री पॉइंट पाकिस्तान में है, सुरंग का एग्जिट पॉइंट भारत में है। 150 मीटर लंबी है आतंकी सुरंग, करीब 20 फुट है सुरंग की गहराई। आतंकी सुरंग पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीजीपी का ये बड़ा खुलासा, बहुत गौर से सुनिए। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैंगलाड में टनल मिली थी वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी, पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पर पाकिस्तान की मोहर थी, चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेकर लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। इसी सुरंग के रास्ते मेड इन पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत में सप्लाई किया जा रहा था। आतंकी की सुरंग को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में तैनाती मतलब सुरक्षा बलों के लिए हर पल चुनौती और चौकसी की जरूरत। आतंकवादी कहां छुपे हैं, कहां से गोली चलने लगे और कहां से आतंकवादी भाग जाएं, ये पता ही नहीं होता। इन्हीं खतरों के बीच हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं। कश्मीर के पुलवामा में सेना के कोर बैटल स्कूल से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट। कश्मीर का कोर बैटल स्कूल, जहां हर जवान का एक ही लक्ष्य है, यहां हर ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, कश्मीर में खतरों के बीच कैसे दुश्मन का खात्मा करना है। ये सीमा पर दुश्मन और कश्मीर के अंदर आतंक से लड़ाई की वो तैयारी है जो तैयारी कश्मीर में तैनात एक एक जवान करता है। इस क्षेत्र में जो भी सैनिक जो हैं वो डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं, उन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना होता है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी तैनाती हो या फिर मुख्य इलाकों में जहां पर आप आतंक के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑब्स्टिकल कोर्स को ही देख लें तो यहाँ पर जिस तरह के 17 अवरोध लगाए गए हैं वो दरअसल प्राकृतिक तौर पर जो जमीन पर मिलते हैं इन इलाकों में, चाहे एक पहाड़ी चढ़ाई हो या फिर पेड़ के तने हो या फिर कांटेदार तारें हो, जो कि हर इलाके में लगाई रहती है यहाँ पर, तो वो सारी चीजों का परिचय और उनकी ट्रेनिंग यहीं पर हो जाती है। यहाँ पर हम दो तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो कि पीस टाइम में हमारे जवान सभी करते ही हैं, लेकिन यहाँ जो आते हैं, यहाँ आने के बाद एलसी पे तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो हम करते ही, उसके लिए ट्रेनिंग करते ही करते हैं, लेकिन हिंटरलैंड में CICT के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए हम बंदों को पहले यहाँ ट्रेन करते हैं अपने ट्रूप्स को, उसके बाद ही वो ऑपरेट करते हैं। और उसमें भी आप चेंजेस करते रहते हैं अपनी स्टाइल में? उसमें जितना भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हर बार जो डायमेंशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने ट्रेनिंग करिकुलम में भी उन सब चीजों को चेंज कर ऐड करते हैं और अपने जवानों को सभी को उसके बारे में बताते हैं। चुनौती चाहे बॉर्डर की हो या फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद की, कोर बैटल स्कूल में जवानों के लिए कश्मीर में हर चुनौती से सामना करने की तैयारी होती है। जो भी जवान कश्मीर में तैनाती के लिए आता है उसे कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है।
भारतीय सेना में आने के साथ ही एक रिक्रूट के स्तर से ही फायरिंग की ट्रेनिंग तो दी जाती है। आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है, फिर सीबीएस में अलग क्या होता है? सीबीएस में बहुत कुछ अलग होता है। फायरिंग का हर वो तरीका जो आपको जंगे मैदान में या फिर अपने दुश्मन के सामने किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करना हो, उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। अमूमन जब सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ भड़के वाले इलाके या आबादी वाले इलाके से गुजरते हैं तो ये देखा गया है कि टेररिस्ट भीड़ का फायदा उठा के उनके ऊपर ग्रेनेड लॉबिंग या फायरिंग करते हैं। ऐसे समय में एक सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार से गाड़ी में से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और आबादी वाले इलाके में किस प्रकार से एक्शन करते हैं, उसी का इस रेंज के ऊपर प्रैक्टिस दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये अगर हम पीछे के टारगेट्स को देखें, इसमें जो आप नीचे कम्बैट जो टारगेट देख रहे हैं ये एक टेररिस्ट को दर्शाते हैं और ऊपर वाले टारगेट जो ब्लू टारगेट्स हैं ये एक सिविलियन को दर्शाते हैं और उसके साथ जो आपको ब्लैक और रूबी कलर टारगेट दिख रहा है ये आपको एक सिविलियन दर्शाता है। अगर भीड़ के अंदर अगर आपको क्लियर शॉट नहीं मिलता है, टेररिस्ट आपको क्लियरली हथियार के साथ नहीं दिखता है, तो आप उसके ऊपर फायर नहीं खोलते हैं क्योंकि कोलैटरल डैमेज मंजूर नहीं है ऐसी जगह। इसीलिए ये मूविंग टारगेट्स रखे हैं यहाँ पर। फ्लीटिंग टारगेट्स जैसे अगर आपको भीड़ में मिलते हुए नजर आएंगे, जब टारगेट एक्सपोज होता है उसी टाइम पे फायर करना है। ऐसे नहीं है कि आप भीड़ के अंदर फायर करेंगे या जब टारगेट आपको नहीं दिख रहा है आप फायर नहीं करेंगे। बशीर अहमद भट्ट के घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं कृपया करके अपने मकान की खिड़कियां दरवाजे खोल के बाहर आए। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। कश्मीर में सेना के सामने चुनौतियां बहुत हैं। आतंकवादियों का पता लगाने से लेकर सरेंडर या फिर एनकाउंटर तक जगह जगह खतरे हैं। आतंकवादियों ने भी तरीके बदले हैं। जरूरी ये है कि आम लोगों का कम से कम नुकसान हो, खुद का बचाव भी हो और आतंक का खात्मा भी। ज्यादातर ड्रिल्स हम सर देखते हैं कि बाकी जो सैनिक हैं वो अपने अपने रेजिमेंट्स में भी जब रहते हैं, अपने बटालियंस में रहते हैं तो वो चीजें सीखते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्या, जब एक टेररिस्ट को मारने के लिए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है मोस्ट ऑफ देम आर लोकल। तो हमें इंश्योर करना है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मौका दिया जाए, वो सरेंडर करे, हमको फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम कभी रिलीजियस टीचर का मदद लेते हैं, विलेज के सरपंच, विलेज के मुकदम, और अगर हो सके तो इवन टेररिस्ट के रिलेटिव को भी हम बुलाते हैं, विनती करते हैं कि भाई आप आ जाओ, सरेंडर करो, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसमें नाकामयाब होते उसको सरेंडर करने में, केवल तभी हम मिनिमम कोलैटरल डैमेज को मद्देनजर रखते हुए तब हम बल का प्रयोग करते हैं। इसी ट्रेनिंग के लिए बैटल स्कूल में ऐसे कश्मीरी गांव और घर बनाए गए हैं जिसमें ट्रेनिंग के जरिए ये सिखाया जाता है कि ऐसे गांव और घर में छिपे आतंकवादियों का सामना कैसे किया जाए। जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। आतंकियों के हाइड आउट कैसे पहचाने जाएं, आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए और खुद को कैसे सेफ रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि सबसे पहले आतंकवादियों को सरेंडर का मौका दिया जाए। बेटा आपसे विनती की जाती है कि आप ये हथियार वाला रास्ता छोड़ दो। सिक्योरिटी फोर्स आपको सरेंडर करने का एक मौका दे रही है और आपके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप कृपया करके अपना हथियार एम्यूनिशन छोड़ के फैरन ऊपर करके बाहर आए। बैटल स्कूल में इसी तरह की सरेंडर ड्रिल भी होती है। पूरा माहौल वैसा ही बनाया जाता है जैसे किसी आतंकी को घेरने के वक्त होता है, जैसे किसी एनकाउंटर के वक्त होता है। आतंकवादी अगर सरेंडर नहीं करता तो अंदर कैसे जाया जाए, एनकाउंटर के वक्त खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग का हिस्सा है। कश्मीर में 90 के दशक के बाद कोर बैटल स्कूल में काउंटर टेररिज्म की ऐसी ट्रेनिंग शुरू हुई। इससे पहले चुनौतियों के बारे में इसी ऑपरेशन के बाद ही पता चलता था। फिर ये तय हुआ कि तैनाती से पहले इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है। हमारे सैनिकों को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। रोज आपके सामने कोई नई चुनौती होती है, किसी नई शक्ल में होती है, आपको उसका सामना अपनी सूझबूझ से तो वहां करना है। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए प्रशिक्षण क्या है, वो ये जगह यानी कोर बैटल स्कूल में ये हमारे सैनिक पूरे प्रशिक्षण के साथ जाते हैं
अपनी तैनाती के लिए, चाहे फिर वो सरहदों की रक्षा हो या फिर किसी गांव में, किसी कस्बे में किसी आतंकवादी की मौजूदगी। कैमरा पर्सन सत्या और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, क्रू आज तक। नहीं, देश के तमाम राज्यों में कोरोना फिर से पैर पसार रहा। हालात बिगड़ते देख राजस्थान और गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मुंबई में भी फिर से रोजाना केसेस बढ़ने लगे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। दिल्ली से सटे बाकी इलाके भी राजधानी में कोरोना विस्फोट की वजह से डरे सहमे हैं। अब तो यूपी और हरियाणा दोनों बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट हो रहा है। गुजरात सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान लागू कर दिया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों में रहने के सख्त आदेश हैं। इस दौरान धार्मिक आयोजन और शादी के कार्यक्रमों पर भी रोक है। 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद आज सुबह ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जो फ्री कोविड टेस्टिंग यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ पे जो टेस्टिंग करवाने के लिए लोग हैं वो भी सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाल अहमदाबाद में करीब ऐसे लगाए गए 80 टेंट है, हर टेंट का यही हाल है। अब तो 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला भी टाल दिया गया है। गुजरात में 24 घंटे में 1495 नए केस सामने आए हैं। 4 महीने में पहली बार मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 13 तक पहुंच गया है। राजस्थान में भी कोरोना की मार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से गहलोत सरकार ने सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान में भी मास्क को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अब बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की हालत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में उन्हें भर्ती कराया गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की क्या हालत है। रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लगातार 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा आ रही है। कोरोना के कारण राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में अब वर्चुअल सुनवाई होगी। आज से 5 दिसंबर तक यहां की सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की एक और लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया। उन्होंने कोरोना को लहर नहीं सुनामी बताया, जिससे बचना ही एकमात्र उपाय है। मुंबई में कोरोना केस फिर से 24 घंटे में 1000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार 3 दिनों से यहां नए केस 1000 से ज्यादा आ रहे हैं। 20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए थे, तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केसों की संख्या 1135 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में सरकार कोरोना से लोगों को अलर्ट कर रही है, तो स्कूल भी खोले जा रहे हैं। पुणे के ग्रामीण इलाकों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोरोना में उछाल को देखते हुए शिवराज सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आज शिवराज सरकार 5 और बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकती है। सरकार ने शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और धार के कलेक्टर्स को जरूरी पाबंदियां लगाने के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और अब रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। बीते रोज की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मामले जो है वो कोरोना के सामने आए, जब नए मामले बढ़कर 1700 तक पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यहां 13 लोगों की जान भी चली गई है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।